अगर समाज का कोई तबका पढ़ रहा है, खुद पढ़ के सेटल हो रहा है, मान लीजिए समाज में अगर, मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग दूसरे किसी का नहीं कर रहे, 100 में से 80 लोगों ने पढ़ लिए, अपना अपना ही कर रहे, सिर्फ अपना घर भर रहे हैं या अपना अच्छा संपन्न हो रहे हैं। तो अगर एक एंगल से सोचा जाए तो समाज में 80% लोग तो वैसे ही प्रगत हो गए, हम तो समाज को प्रगत करने की बात कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो गलत होते हुए भी कहीं ना कहीं समाज का तो फायदा कहीं ना कहीं हो रहा है, एक बात ये भी है। और दूसरी बात, लेकिन कहीं ना कहीं जानिब होती है, ये बाबा साहब के बंदे हैं, भले आज नहीं लेकिन कल जरूर इनका कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी मोड़ पे सामाजिक कार्य जरूर दिखेगा। ये जियोलॉजी जो कोर्स है, तो इसके लिए अगर जॉब अवेलेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास सेमिनार हिल्स है ना, वहाँ पे जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट की बॉडी है ये। वो जियोलॉजी जो बच्चे जियोलॉजी करते हैं उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली होती है, यूपीएससी कंडक्ट करती है इसकी एग्जाम। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये यूपीएससी प्री और मेन नहीं करती है, सिर्फ एक एग्जाम लेती है और इंटरव्यू और आपको जॉब लगता है। तो प्री और मेन के झंझट से हट जाते हैं। और दूसरा, जियोलॉजी होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनके जियोलॉजी की डिग्री है। बाकी यूपीएससी के डिग्री में यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जियोलॉजी के लिए या फिर एंथ्रोपोलॉजी के लिए सिर्फ आप वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसके पास एंथ्रोपोलॉजी है। सो कभी कभार एनएलयू में नंबर नहीं लगता है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, आप लोग वहां जाके भी अपना एलएलबी कर सकते हैं। सिमिलरली बी और बीटेक भी आप वहां से कर सकते हैं। जनरली बी तो नहीं होता है, बीटेक होता है। तो बी के लिए जैसे जनरली क्या होता है, हमारे बच्चे बी के एंट्रेंस देते हैं, आईआईटीज का देते हैं या फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का देते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें नंबर नहीं लगता है। तो बड़े दुख के साथ उन लोग फिर मन बड़ा करके उन लोग ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है ना वहां पे एडमिशन ले लेते हैं, जहां पे जाके फंस जाते हैं। मैं पिछले बार हमारा एक बच्चा था, उसको मैं कंटिन्यूअसली फॉलो अप ले रहा था, लेकिन थोड़ा सा उसने वो प्रेशर रहता है ना, पीयर ग्रुप प्रेशर रहता है। ये पेपर में ऐड आते हैं, आप लोगों को 12वीं होते ही बराबर आपको फोन आना चालू हो जाते हैं कोचिंग क्लासेस से या फिर उस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट से कि आप आइए हमारे पास एडमिशन ले लीजिए। तो कई सारे बच्चे ना इस दबाव के चलते कई सारे ऐसे जगहों पर एडमिशन ले लेते हैं जहां उन्हें लेना नहीं चाहिए। सो वो बच्चा था जिसको हम लोग कंटिन्यू फॉलो अप ले लेते, लेकिन वो जाके फिर प्रियदर्शनी में एडमिशन ले लिया। लेकिन अभी उसको थोड़ा उस चीज का तकलीफ हो रहा है, क्योंकि जितना पैसा उसको उसके घर से प्रियदर्शनी जाने आने को लग रहा है, उतने में एक साल हमारा बच्चा रह के खा के एडमिशन दे के उतना पैसा सिर्फ जाने आने के पैसे में बचा सकता है। हमारे बीच में वैशाली मैडम है, वैशाली गजबी मैडम, वो रिसेंटली 2 हफ्ते पहले अपने बच्चे का एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में करके आई है। तो उनका जो टोटल खर्चा जो आया है वो इतना आया है, बच्चा जिसमें पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, हॉस्टल में खाना खा रहा है, कोर्स का पैसा, ये सब मिला के उनको इतना खर्चा है जितना हमारा बच्चा उत्तर नागपुर से प्रियदर्शनी में आने जाने में जितना साल भर में उसको सिर्फ आने जाने का खर्चा लगेगा, उतने में वो बच्चे का पूरा एजुकेशन हो जा रहा है 1 साल का। सो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है। साथ ही साथ अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और पढ़ते हैं, सो वहां पे क्या होता है, हमको नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर से क्या होता है कि कई सारे जो बच्चे हैं वो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, कई सारे बच्चे साउथ इंडिया से आ रहे हैं, तो कल्चरल डिफरेंस होता है। तो वो कल्चरल डिफरेंस एक दूसरे से सीखता है। सो जब आप पास आउट होकर निकलते हैं तो आपके कई सारे दोस्त राजस्थान में होंगे, कई सारे दोस्त आपके यूपी में मिलते हैं, कई सारे कर्नाटक में मिलेंगे, कई तमिलनाडु में मिलेंगे। तो एक नेशनल लेवल का नेटवर्क आपका ग्रेजुएशन करते करते ही बन जाता है। साथ ही साथ ओवरऑल आप जब हॉस्टल फैसिलिटीज में रहते हैं तो आपका जो लोकल एरिया जिसमें आप पैदा हुए रह रहे हैं, उस सारे प्रेशर से आप दूर हट जाते हैं, और उस दूर हटने के वजह से आपका स्टडी के ऊपर फोकस ज्यादा होता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो ज्यादा खेलते भी है, ज्यादा अपनी लाइफ भी इंजॉय करते हैं, और उनका पढ़ाई के ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं रहता है, क्योंकि पढ़ाई उनको प्रेशर जो है वो इसलिए कि वो 24 घंटे उस यूनिवर्सिटी में रह रहा है, तो खेल के भी कितना खेलेगा,
टीवी मोबाइल देख के भी कितना देखेगा, घूम के भी कितना घूमेगा। और वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज में जो लाइब्रेरीज होती है वो 24 घंटे होती है, तो जब भी मूड हुआ तब कभी नहीं तो कभी लाइब्रेरी में चले जाएगा। सो ये एक माइंडसेट तैयार हो जाता है अगर बच्चा वहाँ पे जाता है, और कंटिन्यू टीचर्स और यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के टच में रहने की वजह से वो हमेशा कोर्स के साथ इवॉल्व करता है। जैसा जैसा दिन बीतता है तो बच्चा इवॉल्व करता है, तो आपको डेवलपमेंट उसमें आपको निरंतर देखने मिलता है। सो ये एक बेनिफिट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। सो यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, तमिलनाडु है, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। जैसे कई सारे बच्चों को डिफेंस में जाने की जरूरत, इच्छा रहती है 12वीं के बाद मैं डिफेंस सेक्टर में जाऊं, तो डिफेंस स्टडीज करके कोई कोर्स आपको यहाँ आपके आसपास या कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डिफेंस स्टडीज करके कोर्स है अंडर ग्रेजुएट। अगर आप 12वीं के बाद अगर डिफेंस स्टडीज में जाना चाहते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट में डिफेंस स्टडीज का कोर्स लेके आप काम कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफेंस रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पे आप काम कर सकते हैं। दूसरा ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस करके एक है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोर्स है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है, तो ये इसमें भी आप जा सकते हैं कि ओशन और एटमॉस्फेरिक साइंस, जिसमें और कई सारे जगहों पे मटेरियल साइंस करके कोर्सेस है, कई सारे जगहों पे पावर एंड एनर्जी साइंसेस इंजीनियरिंग करके कोर्सेस है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है, जिसमें अभी न्यूली ऐड हो रहा है, जिसमें डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत अपकमिंग बहुत इस पे आ रहा है। ये एक ब्रीफ कोर्स की लिस्ट है, मैं इसलिए इसको निकाल के लाया हूँ कि कई सारे इसमें कोर्स जो है वो बड़े नए हैं हम लोगों के लिए, हम तक अभी तक वो ये कोर्सेज पहुंचे भी नहीं है, ना ही हम लोगों ने इन कोर्सेज के बारे में सुना है। सो इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है जो हमारे बच्चे आज तक वहां पे रीच नहीं कर पाए, और ये बड़ी दुख की बात है मेरे लिए भी। मैं रिसेंटली अभी आज ही मैं दिल्ली से आया हूँ, तो अभी मैं 2 दिन पहले एक स्टूडेंट से मिल रहा था, तो वो मुझे बोला उसने कि बोले मैं देख रहा हूँ बोले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कि बोले यार आपके महाराष्ट्र के बच्चे वहां पे बड़े नदारत है, बोले उस बड़ी संख्या में आते नहीं है, क्योंकि एजुकेशन देखा जाए तो महाराष्ट्र का काफी अच्छा है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वो बच्चे हमें नजर नहीं आते हैं। मैं अगर दिल्ली में पढ़ता हूँ तो वहाँ पे मेरे को यूपी के बच्चे नजर आते हैं, बिहार के आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, कुछ हिमाचल के भी आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटका और आंध्रा तेलंगाना तमिलनाडु के भी बच्चे हमें नजर आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बच्चे नजर नहीं आ रहे। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एजुकेशन का रेट यूपी और बिहार से महाराष्ट्र का अच्छा होते हुए भी महाराष्ट्र के बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों टारगेट नहीं कर पाए। जैसे जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी और ये बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स है, यहाँ तक रीचेबिलिटी ही नहीं हमारे बच्चों की नहीं हो पाई। मैंने इससे पहले भी जो कोर्सेज की लेक्चर्स लिए थे उसमें मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का, फिर से एक बार देना चाहूंगा। ये जियोलॉजी जो कोर्स है तो इसके लिए अगर जॉब अवेलेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास सेमिनर हिल्स है ना, वहाँ पे जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट की बॉडी है ये, वो जियोलॉजी जो बच्चे जियोलॉजी करते हैं उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली होती है, यूपीएससी कंडक्ट करती है इसकी एग्जाम। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये यूपीएससी प्री और मेन नहीं करती है, सिर्फ एक एग्जाम लेती है और इंटरव्यू और आपको जॉब लगता है, तो प्री और मेन के झंझट से हट जाते हैं। और दूसरा, जियोलॉजी होने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को लिया जाता है जिनके जियोलॉजी की डिग्री है, बाकी यूपीएससी की डिग्री में यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन जियोलॉजी के लिए या फिर एंथ्रोपोलॉजी के लिए सिर्फ आप वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जिसके पास एंथ्रोपोलॉजी है। दूसरा हुआ एंथ्रोपोलॉजी, तो हमारे नागपुर में एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भी है, तो वहां पे भी मैं हमारे बुद्धिस्ट एक सर है वहां पे, उराडे सर करके, उराडे सर का कहना है कि हमारे बच्चे है ही नहीं बोले यहाँ पे, वो इकलौते एक है जो इतने सीनियर मोस्ट पोजीशन पे पहुंचे हैं, और उसके बाद पीछे देखते हैं तो हमारे कम्युनिटी में से बच्चा ही नहीं है वहां पे, महाराष्ट्र से बच्चे ही नहीं, मैक्सिमम वेस्ट बंगाल से बच्चे आए हैं। सो ये जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी ऐसे कोर्सेस है जो आपको साइंस बैकग्राउंड से है, ये आर्ट्स के कोर्सेस नहीं है। कई सारे बच्चों को भ्रमित हो जाते हैं कि आर्ट्स के कोर्स है, ये साइंस के कोर्सेस है। सो अगर इसमें आप जाते हैं जैसे जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी, और ये यूपीएससी में भी अवेलेबल है, यूपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट में अगर किसी बच्चों को यूपीएससी करना है, आईएएस के लिए आप करना है, सो गो फॉर जियोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी। इससे क्या होगा कि यूपीएससी के आप 2 एग्जाम दे पाओगे, एक तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे पाओगे, या और दूसरा जो स्पेसिफिकली जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है वो दे पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कई सारी एग्जाम्स है जिसमें ये बायोटेक्नोलॉजी की भी जो एग्जाम है, या फिर आप देख लीजिए ये मटेरियल साइंस का एंड ये टेक्नोलॉजी और एनर्जी, तो इसमें मैं यहाँ पे गया था रायगढ़, तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मटेरियल साइंस के ऊपर काम करता है। सो ये साइंस की डिग्री आपको प्रोवाइड करता है। और उसी के बाद है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, जिसमें पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी,
फिलोसफी, इस तरीके के कोर्सेज आते हैं, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अगर किसी बच्चे को साइंटिस्ट बनना है या स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट में जाके काम करना है, वो इस 7 यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जान के आश्चर्य ये भी होगा कि यहाँ पे भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की सीट्स खाली जाती है, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर पाते, कई सारे बच्चों को पता नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा 2006 से ये यूनिवर्सिटीज एक्टिवली काम कर रही है, 2006 से, लेकिन आज तक हम लोगों को ही नहीं पता था। मतलब हम लोगों को बोले तो नागपुर के कई सारे लोगों को, महाराष्ट्र के कई सारे लोगों को, मुझे भी उनमें नहीं पता था। तो इस तरीके की इसमें भी आपको 12वीं के बाद जाना पड़ता है। इसमें जरूरी नहीं है, सीयूईटी में भी और आयशर में भी जरूरी नहीं है कि आपके 60, 80, 90% आए, जरूरी ही नहीं है। इसमें होता है एलिजिबिलिटी का खेल। तो एलिजिबिलिटी है 45%, 50%, कुछ कुछ कोर्सेज के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो 12वीं में जिस बच्चे के 45% है या 50% है, सो ही एंड शी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। इतना ईजी है। दूसरा, इस एग्जाम में मेहनत कम है, तो चांसेस आप लोगों के ज्यादा है कि आप नागपुर के बाहर इस तरीके के इमिनेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि कोर्स आपको सोच समझ के सिलेक्ट करना है। तो आप प्लीज हम लोगों से कनेक्ट रहिए, हमारे जो नंबर है उसको सेव कर लीजिए, और प्लीज फोकस करिए। आप लोगों का अच्छे जगह पर एडमिशन हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को थोड़ा एक्सपोजर की, मतलब थोड़ा सा हमको टच में रहने की जरूरत है। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ये काम के अलावा भी दूसरे बहुत काम करते हैं। हमारे कुछ पर्सनल काम होते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, भाऊ का जॉब है, बड़े भाऊ का हमारे इंस्टीट्यूट है, आशीष भाऊ का बिजनेस है, ये सब चीज़ को हैंडल करते हुए हम करते हैं। तो कभी कभार थोड़ा मिस हो जाता है हमसे, सो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, कभी कभार हो जाता है। तो लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा अपने तरह से धैर्य रख के फॉलोअप लेना है। हम फ़ोन उठाते हैं, हम पर्सनल लेवल पे 1 to 1 आपको हेल्प करेंगे। तर मागील 3 वर्षापासून बार्टी मार्फत जे संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू झालेले आहे आणि हे प्रशिक्षण अतिशय गुणवत्तापूर्ण दिले जाते आपल्या विद्यार्थ्यांना। म्हणजे एकूण संपूर्ण महाराष्ट्रात 1200 विद्यार्थ्यांना हे प्रशिक्षण मिळत आहे आणि तर हे प्रशिक्षण निशुल्क आहे आणि यासोबत सोबत एक विद्यार्थ्यांना स्टायपंड मिळतो। तर ह्या प्रशिक्षणाचे थोडक्यात आपण स्वरूप बघू तर ह्या प्रशिक्षणाचा एकूण कालावधी जो आहे तो आहे 2 वर्षे म्हणजे 24 महिने। म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थी 10वी पास झाल्यानंतर 11वी सायन्स मध्ये प्रवेश जो घेणार असेल किंवा जो घेईल त्यासाठी नीट आणि जेईई हे प्रशिक्षण बार्टी मार्फत त्याला निशुल्क मिळेल 2 वर्षासाठी। सोबतच त्याला एक निर्वाह भत्ता म्हणजे ज्याला आपण स्टायपंड म्हणतो तो मिळेल। तो किती मिळणार आहे तर प्रति माह 6000 रुपये महिना, हे 24 महिन्याकरिता, म्हणजे जवळपास 1,44,000 त्याला 2 वर्षात एकूण स्टायपंड सुद्धा बार्टी मार्फत मिळणार आहे। तसेच त्यासोबत सोबत त्याला 5,000 रुपये पुस्तकांसाठी हे वेगळे मिळते, पुस्तके घेण्यासाठी। म्हणजे आणि हे सगळं प्रशिक्षण जे 2 वर्षाचं प्रशिक्षण आहे हे अत्यंत नामवंत म्हणजे कोचिंग इन्स्टिट्यूट ज्याला संस्थांकडून तसेच उत्कृष्ट शिक्षकाकडूनच हे विद्यार्थ्यांना निशुल्क प्रशिक्षण मिळत असते, हे संपूर्ण महाराष्ट्रात। मग आता आपल्याला हा प्रश्न पडला असेल की हे निशुल्क आहे तर यामध्ये खरंच हे प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण मिळते की नाही मिळत। म्हणजे बऱ्याच पालकांना आपल्याला निशुल्क म्हटलं तर खरंच त्यामध्ये गुणवत्ता आहे की नाही हा प्रश्न पडतो। तर मला तुम्हाला आवर्जून सांगावंसं वाटतंय की आता हे प्रशिक्षण सुरू होऊन जवळपास 3 वर्ष झाले आणि याची एक बॅच बाहेर पडलेली आहे, जे पहिली बॅच म्हणजे ज्या 2023 ते 25 ची बॅच हे बाहेर पडलेली आहे नुकतीच। तर ह्या बॅचचा जो सक्सेस रेशो मी तुम्हाला तुमच्या समोर ठेवू इच्छितो। तर ह्या बॅच मध्ये पूर्ण नागपूर विभागातून एकूण 188 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळाले, फक्त नागपूर विभागातून। नीट आणि जेईचे 12 सीट्स तेव्हा वॅकंट गेल्या होत्या। 188 विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण मिळाले आणि त्या 188 विद्यार्थ्यांपैकी फक्त नागपूर विभागातून एकूण 83 विद्यार्थ्यांचे नीट आणि जेईई ह्यासारख्या काठिण्य पातळी म्हणजे कठीण समजल्या जाणाऱ्या परीक्षांमध्ये 83 विद्यार्थ्यांचे रिझल्ट आले। म्हणजे आज त्या 83 विद्यार्थ्यांपैकी बरेच विद्यार्थी आपल्या देशातील नामवंत समजल्या जाणारे जे IITs, टॉप NITs आणि मेडिकल कॉलेजेस मध्ये आज ते प्रवेश मिळवू शकलेले आहेत। आता मी प्रशिक्षणाबद्दल एवढे ठामपणे व विश्वासपूर्ण यासाठी सुद्धा सांगू इच्छितो की अनायसे माझं इन्स्टिट्यूट जे आहे ते सुद्धा ह्या बार्टी मार्फत ह्या प्रशिक्षणासाठी एम्पॅनल्ड आहे। त्यामुळे मला सुद्धा ह्या प्रशिक्षणामध्ये ह्या आपल्या मुलांसाठी काम करण्याची संधी मिळाली आणि माझ्याकडे पहिल्या बॅच मध्ये 188 पैकी माझ्या इन्स्टिट्यूटला एकूण 68 विद्यार्थी होते
आणि त्या 68 पैकी 31 विद्यार्थ्यांनी JEE आणि नीट मध्ये रिझल्ट घेतलेला आहे. आणि त्यापैकी त्या 31 विद्यार्थ्यांपैकी बरेच विद्यार्थी आता IIT, NIT आणि मेडिकल कॉलेजेस हे माझ्या इन्स्टिट्यूट मधून सुद्धा म्हणजे प्रवेश मिळवू शकले आहेत. तर हा इतका मोठा सक्सेस रेशो हा बार्टीच्या पहिल्या बॅच मधनं आपल्याला मिळालेला आपल्या विद्यार्थ्यांना. तर म्हणजे जो आपला एक हा म्हणजे गैरसमज असतो की निशुल्क आहे तर खरोखर गुणवत्ता मिळेल की नाही मिळेल, तर हे ह्या पहिल्या बॅच मधून हे सिद्ध झालेलं आहे की अतिशय गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हे मिळालेलं आहे. तर आता म्हणजे हे कार्यक्रम घेण्याचा उद्देश हाच की आम्ही आता सुद्धा बघतो की हे जे रिझल्ट आले बार्टीच्या ज्या पहिल्या बॅचचे, म्हणजे आज 188 पैकी 83 म्हणजे खूप प्रचंड रिझल्ट झाले ते. ह्या रिझल्टचा बरेच वृत्तपत्रातून प्रचार प्रसार सुद्धा झालेला आहे. परंतु तरी आता सुद्धा आम्ही बघतोय की बरेच पालकांचे आम्हाला फोन येतात आणि डेट निघून गेल्यावर फोन येतात आणि विचारणा होतात की सर ते आम्हाला बार्टीचा JEE साठी फॉर्म भरायचा होता. म्हणजे आपणाला हे आढळून आलं की आता सुद्धा पालकांमध्ये व विद्यार्थ्यांमध्ये याच्या म्हणजे ह्या योजनेबद्दल माहितीच नाही आहे पालकांना, म्हणजे माहितीचा अभाव आहे. तर त्यामुळे हे असे कार्यक्रम जे आयोजित केले जातात हे अत्यंत महत्वाचे ठरतात, जेणेकरून ह्या सगळ्या आपल्या मुलांसाठी ज्या योजना आहेत त्या योजनांचा त्या विद्यार्थी व पालकांपर्यंत पोहोचाव्या. तर आपणास जवळपास म्हणजे आपल्याला ही कल्पना आहे की नीट आणि JEE हे असे कोर्सेस आहेत की त्यासाठी बाहेर प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसमध्ये 2-2-2.5 लाख रुपये आपल्याला फीस भरून हे प्रशिक्षण घेता येतं. तर आता बरेच पालक असे असतात, बरेच म्हणजे जे गरजू व गुणवंत विद्यार्थी व काही पालक असे असतात की त्यांना 10वी मध्ये त्या विद्यार्थ्यांना 90%च्या वर गुण मिळाले, पण त्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे ते 2-2.5 लाख रुपये बाहेर भरू शकत नाही. त्यामुळे हे नीट JEE प्रशिक्षण ते विद्यार्थी घेऊ शकत नाही. तर अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हा अत्यंत महत्वाचे प्रशिक्षण जे मागील 3 वर्ष आधी बार्टी मार्फत सुरू झाले. आणि मला हे म्हणजे एक खूप आनंद होतोय की अनायसे म्हणजे आज हा जो कार्यक्रम आहे तो मानवाधिकार संरक्षण मंच व द प्लॅटफॉर्म यांच्याकडून हा म्हणजे हा शैक्षणिक जागृती अभियानाअंतर्गत हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला आहे. आणि मला तुम्हाला सांगू इच्छितो की 3 वर्ष आधी मानवाधिकार संरक्षण मंचचे आपले आशिष भाऊ फुलझेले, द प्लॅटफॉर्मचे राजीव भाऊ खोब्रागडे व संपूर्ण HR टीम यांच्या अथक परिश्रमाने यांनी बरेच ठिकाणी निवेदन दिले, आंदोलन केले आणि यांच्या संपूर्ण HR टीमच्या अथक प्रयत्नांमुळे हे प्रशिक्षण बार्टी मार्फत 3 वर्ष आधी सुरू होऊ शकले. म्हणजे हे अत्यंत आपल्यासाठी एक खूप चांगली म्हणजे त्याची सुरुवातच मुळात नागपुरातून झाली आणि आज हे प्रशिक्षण संपूर्ण महाराष्ट्रात चालते. संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्या 1200 विद्यार्थ्यांना हे अत्यंत महत्वाचे जे JEE आणि नीट हे प्रशिक्षण आज निशुल्क मिळत आहे. शिवाय त्यांना हा निर्वाह भत्ता आणि पुस्तकांसाठी 5,000 ॲडिशनल ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना आज प्रोव्हाइड होत आहे. तर हे नीट JEE चे प्रशिक्षण मला असं वाटते की जे आज पालकांमध्ये व विद्यार्थ्यांमध्ये जो माहितीचा अभाव असतो, तर ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत ही योजना पोहोचली तर अशा बरेच पालकांपर्यंत ही माहितीच नाही आहे. तर अशा पालकांपर्यंत आता पुढील वर्षीची जे बॅच राहील म्हणजे ह्या वर्षी जे 10वी शिकत असलेले विद्यार्थी आहेत आणि खरोखर काही असे गुणवंत विद्यार्थी असतात जे 10वी मध्ये खूप प्रचंड मार्क्स त्यांना असते, 90-95% मिळवतात, पण पालकांची आर्थिक परिस्थिती नसते की हे महागडे कोचिंग ते देऊ शकतात. तर अशा सगळ्या विद्यार्थी व पालकांपर्यंत आपण ह्या योजनेचा व ह्या प्रशिक्षणाचा बद्दल प्रचार प्रसार करावा हीच आपल्याकडून अपेक्षा आहे. आणि शिवाय नीट JEEच्या प्रशिक्षणासोबतच काही विद्यार्थी मी बघतोय की काही जे स्पर्धा परीक्षा करणारे आहेत तिथे किंवा काही पालकांचे म्हणजे मुलगा मुलगी जे आता स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतायत, तर अशा बऱ्याच स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी सुद्धा बार्टी हे निशुल्क प्रशिक्षण राबविते व त्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा स्टायपंड सुद्धा प्रोव्हाइड होतो. तर त्या काही ठराविक परीक्षांबद्दल म्हणजे प्रशिक्षणाबद्दल मी इथे सांगू इच्छितो. मी काही थोडक्यात काही ठराविक प्रशिक्षणाबद्दल सांगतो. जसं बार्टी मार्फत म्हणजे आता मी जेव्हा बार्टी म्हणणार तेव्हा हे सगळे प्रशिक्षण तुम्ही हे गृहीत धरा की हे सगळे प्रशिक्षण महाज्योती सारथी म्हणजे OBC आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा ह्या संस्थांकडनं चालविले जातात. तर सगळ्यात पहिलं प्रशिक्षण म्हणजे UPSC
संघ लोकसेवा आयोगाची जे परीक्षा म्हणतो आपण, ते सुद्धा बार्टीकडनं आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी निशुल्क प्रशिक्षण दिलं जाते. या प्रशिक्षणाचा कालावधी असतो 11 महिने आणि ह्या युपीएससीच्या प्रशिक्षणासाठी ज्या विद्यार्थ्यांचा निवड होतो, नंबर लागतो, त्या विद्यार्थ्याला प्रतिमाह प्रशिक्षणाचा कालावधी किती आहे? 11 महिने आणि त्या विद्यार्थ्याला प्रतिमाह 13,000 रुपये स्टायपंड मिळते. दरमहा 13,000. अनुषंगिक लाभ 18,000 रुपये प्रति विद्यार्थी ते वेगळे मिळतात, म्हणजे आकस्मिक खर्चासाठी ते वेगळे, आणि 13,000 रुपये प्रतिमाह असे 11 महिन्याकरिता युपीएससीच्या विद्यार्थ्यांकरिता बार्टीकडनं मिळते. तसेच दुसरा कोर्स महत्वाचा म्हणजे एमपीएससी राज्यसेवा. एमपीएससी राज्यसेवा ज्याद्वारे विद्यार्थी डेप्युटी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार अशा महत्वाच्या पदांवर जाऊ शकतो. त्या परीक्षेसाठी सुद्धा बार्टीकडनं 11 महिन्याचे निशुल्क प्रशिक्षण दिलं जातं. अक्सर कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, बे यार ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, सिर्फ नेम प्लेट पे लगाने के लिए ये सारे डिग्रियां हासिल करने का क्या मतलब, क्या उसी लिए डिग्रियां ली जा रही है क्या? तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने जो भी एजुकेशन लिया है और जो लोग भी जो एजुकेशन लेते हैं उसका इस्तेमाल अपने खुद के जीवन को और दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए यदि हो तो वो एजुकेशन का सही मायना होता है. और मैंने दोनों ही एजुकेशन बेहतर तरीके से किया, खाली नाम और टाइटल लगाने के लिए नहीं किया. बताने के लिए अगर बोलने वाली बात जो लोग अक्सर देखते हैं वो ये है कि दोनों ही एजुकेशन में मैंने, जैसे इंजीनियरिंग के इसमें एमटेक में भी मैं टॉपर रहा हूं और एलएलबी में भी. और बात ये होती है, देखिए टॉपर बोलना सिर्फ ये नहीं है कि आपने टॉप कर लिया एजुकेशन में तो उसका वैल्यू हो गया. एजुकेशन का वैल्यू तब है जब आप सही में उसका इस्तेमाल कर सको. और जैसे मैंने बताया कि उसका इस्तेमाल, जैसे इंजीनियरिंग की अगर बात हो तो मैंने इंजीनियरिंग का इस्तेमाल भी किया. क्या पता, आप मेरे ख्याल से सभी लोग लैपटॉप यूज करते होंगे, कंप्यूटर यूज करते होंगे, सबके पास मोबाइल फोन भी है. तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मेरी ही इंजीनियरिंग से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में सब लोग कहते हैं अक्सर कि क्या पता आपके बनाए गए सॉफ्टवेयर दुनिया में किसी कोने में न जाने कौन यूज कर रहा होगा. तो जैसे आपके लैपटॉप कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी काम कर चुका हूं. क्या पता मेरा कोई लॉजिक, कोई प्रोग्रामिंग माइक्रोसॉफ्ट के बनाए, कोई आपके पास कोई सॉफ्टवेयर हो उसमें कहीं यूज किया हो, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी कोडिंग मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी कर चुका हूं. तो ये इस्तेमाल मेरे एजुकेशन का हुआ है. दूसरा, लॉ के बारे में अगर बात करूं तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होते हुए कई बच्चों के साथ, कई लोगों के साथ जहां अन्याय हुआ था, उसके खिलाफ मैंने अपने शहर के नामी गिरामी सरकारी संस्थाएं हैं, एनआईटी, एनएमसी, अर्बन डेवलपमेंट, तीनों के अगेंस्ट केस ठोक दिया था फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और तीनों के 3 वकील थे और एक साइड मैं था. और मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि तीनों को मैंने हरा दिया और वो केस हम जीते. तो मैं मानता हूं कि सिर्फ नाम और टाइटल के लिए मैंने आईफोन की तरह शो नहीं किया है, वो उस एजुकेशन के साथ मैंने न्याय किया है और कोशिश यही करते रहूंगा. तो क्या बात बताने वाली यहां पर यह है, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी और करियर से जुड़ी ये बात है, इसीलिए इसी बातों पे ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं. तो क्या, अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं तो क्या मुझे वकील बनना था, क्या मुझे इंजीनियर बनना था, इसीलिए मैंने ये सब किया? एक्चुअल में अगर सही बताऊं तो मुझे ये दोनों सिर्फ नहीं बनना था. मैं एक्टर बनना चाहता था और एक्टर हूं भी. जिंदगी के मैं अलग अलग किरदार निभाना पसंद करता हूं. कई बार मैं काला कोट पहन के कोर्ट चले जाता हूं और वकील का किरदार निभाता हूं. इंजीनियरिंग का किरदार तो मैं निभा ही रहा हूं. और उसी के साथ कुछ किरदार ऐसे हैं, जैसे एक सोशल वर्क का किरदार, और आज ये सोशल वर्क का ही एक हमारा पहलू है. ये जो मार्गदर्शन का कार्यक्रम हमने रखा है एचआरपीएफ प्लेटफॉर्म और फ्रेंड्स मानव कल्याण संस्था की तरफ से, तो वही किरदार निभाने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ. और इस किरदारों में सबसे महत्वपूर्ण किरदार मैं ये समझता हूँ कि विद्यार्थी का किरदार होता है. कि इन सारे किरदारों में मैं कोई किरदार शायद कभी निभाऊं या कभी नहीं निभाऊं, लेकिन विद्यार्थी का किरदार मैं जीवन भर निभाऊंगा. मध्य प्रदेश का विद्यार्थी है, वहां के आसपास के एक छोटे से जगह का विद्यार्थी है. वो विद्यार्थी भी गरीब बोल लो या मिडिल क्लास बोल लो, वैसा ही था. स्कॉलरशिप मिलने के वजह से ही वो बाहर जा सकता था. बहुत प्रतिभा थी उसमें भी और उसे स्कॉलरशिप मिली. वो विद्यार्थी पढ़ने गया, पहले तो यूएस गया, उसके बाद वो गया यूके में खास बात देखिए उस विद्यार्थी की, यूके वो पढ़ने गया था इकोनॉमिक्स की डिग्री.
यूके वो इकोनॉमिक्स पढ़ने गया था, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते साथ में उसने लॉ भी पढ़ा। वो पढ़ते पढ़ते साथ में उसने लॉ भी पढ़ा। और मैं आपको बताना यह चाहूंगा फॉरेन एजुकेशन की वैल्यू, फॉरेन एजुकेशन की वैल्यू। और उस कहानी में मैंने एक पॉइंट पे वो बात छोड़ी थी। क्या बात छोड़ी थी मैंने? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहता है कि इंडिया फोकस्ड अगर आपका कोई टॉपिक है, इंडिया के बारे में आप फॉरेन में अगर रिसर्च कर रहे हो तो हम स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो अभी ये मध्य प्रदेश का जो विद्यार्थी है ना, कहानी के तार जुड़े होते हैं। अब आजकल और बाकी मूवीज में भी आप देखे होंगे ना, दो कहानी अगर बताते भी है वो लोग डायरेक्टर्स, तो कहीं ना कहीं वो जुड़ी होती है। तो ये जो मध्य प्रदेश का विद्यार्थी था, ये लंदन में क्या पढ़ रहा था? इकोनॉमिक्स पढ़ने गया, लेकिन वहां रहते रहते उसने लॉ भी पढ़ा। और आप देखिए उसने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा, उस इकोनॉमिक्स का, उसकी पढ़ाई का, और उसने जो लॉ पढ़ा, उस लॉ की पढ़ाई का भी भारत देश को क्या फायदा हुआ। उसने जो इकोनॉमिक्स में जो रिसर्च किया, उसके रिसर्च के थीसिस के बेसिस पर आज हमारे भारत देश की जो फाइनेंस की सारी बागडोर है, इकोनॉमिक्स की जो बागडोर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई। और उस विद्यार्थी ने जो लॉ पढ़ा, उस लॉ के आधार पे आज हमारे भारत देश का संविधान लिखा हुआ है और पूरा देश उस संविधान से चलता है। और उस व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। वो विद्यार्थी का नाम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर है। तो इन्होंने ये 2 डिग्री वहां से पढ़ी। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस यहां से भी पढ़ा है। मैं ये खास 2 डिग्रियों की बात कर रहा था। तो ये जो 2 डिग्री है, उसमें जो मैंने लॉ बताया आपको, और आपको बताया कि जो वहां इकोनॉमिक्स उन्होंने किया, उसका थीसिस का टॉपिक क्या था? किसी ने नाम सुना होगा? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इतना सुना है सिर्फ? पूरा नाम पता है किसी को? द प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं है वहां पे। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। यही बात गौतम बुद्ध भी कहते थे कि दुख है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। बाबा साहब ने सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं की। और बहुत से बेवकूफ लोग हैं जो बोलते हैं गौतम बुद्ध ने सिर्फ दुख दुख की बात की। ये बेवकूफी है। सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम की बात नहीं की। इट्स ओरिजिन, दुख का कारण है, गौतम बुद्ध ने कहा, और उसका निवारण भी है। बाबा साहब आंबेडकर के थीसिस भी ऐसे ही थे। द प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो ये वो थीसिस था बाबा साहब का, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो ये वो बात है। अब यही बात का हवाला दिए हमने उस समय, जो उड़ीसा की कहानी में आपको बता रहा था विद्यार्थी की, कि आप उसे नहीं जाने दे रहे हो इंडिया के ऊपर अगर फोकस्ड कोई रिसर्च टॉपिक है उसके लिए। तो ये उदाहरण हमने दिए। वहां पर कोर्ट में फिर गए हम, और दूसरी कोई टेक्निकल बात थी वहां पे कि वो रूल जो है वो बाद में आया था और इसका सिलेक्शन पहले हुआ था। तो दूसरी बार हमने फिर सामाजिक न्याय विभाग के खिलाफ केस डाला, और दूसरी बार भी हम जीते, और आज वो बच्चा पीएचडी कर रहा है यूके में। तो ये 2 छोटी छोटी कहानियों से मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि कितना महत्व है फॉरेन एजुकेशन का। चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप निडर तरीके से डटे रहो, अड़े रहो, तो जरूर आप जो है आप मंजिल पा सकते हो। देखिए होता ये है, बात जब फॉरेन एजुकेशन की कर रहे हैं, अब कई बार लोग बोलते हैं, मैंने बहुत बार सुना है ये, कि बच्चे चले जाते हैं फॉरेन में पढ़ते हैं और फिर क्या सिर्फ अपना देखते हैं, खुद का देखते हैं, अपना घर भरते हैं, पैसे कमाते हैं, समाज को भूल जाते हैं। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा, ऐसा होता है अक्सर, सिर्फ फॉरेन जाने वाले बच्चों के थ्रू ही नहीं, यहाँ पर भी अगर कोई आईआईटी से पढ़ रहा है या और कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, अच्छी नौकरी लग गई, उसके बाद भी वो समाज को भूल जाता है, सिर्फ अपना ही देखता है। तो बहुत गलत बात तो है, वो है। लेकिन एक बात यहां मैं बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए समाज में, सिर्फ मैं एससी की बात नहीं कर रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी विजेएनटी बहुजन समाज, अगर समाज का कोई तबका पढ़ रहा है, खुद पढ़ के सेटल हो रहा है, मान लीजिए समाज में अगर, मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग दूसरे किसी का नहीं कर रहे, 100 में से 80 लोगों ने पढ़ लिए, अपना अपना ही कर रहे हैं, सिर्फ अपना घर भर रहे हैं या अपना अच्छा संपन्न हो रहे हैं। तो अगर एक एंगल से सोचा जाए तो समाज में 80% लोग तो वैसे ही प्रगत हो गए। हम तो समाज को प्रगत करने की बात कर रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग जो ऐसा कर रहे हैं, वो गलत होते हुए भी कहीं ना कहीं समाज का तो फायदा कहीं ना कहीं हो रहा है। एक बात ये भी है। और दूसरी बात, लेकिन कहीं ना कहीं जानिब होती है, ये बाबा साहब के बंदे हैं, भले आज नहीं लेकिन कल जरूर इनका कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी मोड़ पे सामाजिक कार्य जरूर दिखेगा। उसमें से एक ये देखिए, जो फॉरेन में बच्चे पढ़ने गए थे अलग अलग जगह, यूरोप में, यूएस में,
यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। यूक्रेन का आपने सुना होगा, बीच में यूक्रेन युद्ध हुआ था, यूक्रेन रशिया का। उस समय मैं आपको बता दूं, जब इंडियन गवर्नमेंट ने जब हेल्पलाइन स्टार्ट की थी यूक्रेन में फंसे बच्चों के लिए, तो उनकी हेल्पलाइन आप 24 घंटे में से 50 बार फोन लगा लो, बहुत कम, लगती ही नहीं थी। अगर लग भी गई तो गलती में 2-3 बार कंटिन्यू आप कॉल लगाएंगे तब लगती थी। उस समय जो बच्चों को वहां से निकालने का, रेस्क्यू करने का काम था, यही फॉरेन एजुकेशन के जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उसी नेटवर्क को हमने यूज किया। पूरे दुनिया के कोने कोने में हमने पूरा जो हेल्पलाइन नंबर है वो जनरेट किए। अगर यहाँ रात हो गई, वहां रात हो गई, पूरे दुनिया के अलग अलग टाइम पे आप कभी भी फोन करो, आपको फोन पे हमेशा कोई ना कोई हेल्पलाइन का अवेलेबल मिलता था। कई बच्चों को, हजारों बच्चों को, आपको बताऊं, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, हजारों बच्चों को हमने वहां से रेस्क्यू कराने में मदद की। उन्हें खाना प्रोवाइड कराना, जो था युद्ध से जहां बम फट रहे हैं वहां से निकालना, खाना पहुंचाना उन तक, और उनको सही जगह सुरक्षित पहुंचाना, हॉस्टल में पहुंचाना, कई रूम दिला के देना, ये काम में हमने हमारा नेटवर्क यूज किया और हजारों बच्चों को हम यूक्रेन युद्ध में मदद पहुंचा पाए। उसकी हमें बहुत खुशी होती है। तो ये फॉरेन एजुकेशन और हमारा एजुकेशन और नेटवर्क इंटरनेशनल किस तरीके से काम आ सकता है, वो आपको जरा सा मैं झलकी देना चाह रहा था, इसीलिए वो बताया। एक्सप्लोर करना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हमको एक्चुअली कौन सा कोर्स करना है, कौन से देश से करना है, कौन से यूनिवर्सिटी से करना है। अगर हमें वही ढंग से नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है, जल्दबाजी में कहीं पे भी एडमिशन ले लिए और फिर बाद में पता चला कि यार ये कोर्स का तो मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, करियर वही की वही ठप है, मजा भी नहीं आ रहा जिंदगी जीने में और ना करियर आगे बढ़ाने में। तो पहले एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है। आप फॉर एग्जांपल हो सकते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से है, कोई हो सकता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, कोई लॉ से है, कोई मेडिकल, कोई आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी फील्ड से आप हो, यकीन मानिए उसके लिए वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज में आपके लिए बहुत टॉप के कोर्सेस है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के तरफ से आपको उसके लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो पहले एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी, लेकिन एक्सप्लोर हम करेंगे कैसे? तो सबसे पहले देखना यह है कि अगर आपका कोर्स, मान लीजिए आप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, या मान लीजिए आप है इकोनॉमिक्स वाले, कॉमर्स वाले, या आर्ट्स वाले, जैसे मेरे भाई ने एक कोर्स बहुत अच्छा बताया, वो आर्ट्स में भी, आजकल साइंस में भी आ रहा है, आर्ट्स में भी आता है, एंथ्रोपोलॉजी वाला है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी वगैरह जो हो, हिस्टोरिकल अगर देखें तो वो आर्ट्स में आ जाएगा, और उसका थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें देखेंगे अगर हम, रिसर्च वगैरह, तो वो सारी चीज़ें साइंस में आ जाती है। तो ऐसा आपका कोई भी कोर्स है, चिंता मत करिए कि सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कोर्स आपका है उसके लिए टॉप के यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड में अवेलेबल है, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है? आपने करना, एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूं, आगे स्लाइड में भी रहेगा, पर आप अगर लिख लेंगे तो अच्छा है क्योंकि किसी को स्लाइड दिखाई नहीं दे रही। वो वेबसाइट का नाम है topuniversities.com। क्या है टॉप? बहुत सिंपल नाम है, topuniversities.com। यहां पर आपको वर्ल्ड की टॉप की यूनिवर्सिटीज दिखती है, उसकी रैंकिंग दिखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपको एडमिशन लेना है तभी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये वेबसाइट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहली स्टेप, जब आप यहां पे देखेंगे वर्ल्ड की टॉप की यूनिवर्सिटीज कौन सी है, आपको उन यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे जाना है। आपको देश पता चल जाएगा कौन से देश में आपका कोर्स अवेलेबल है, वहां पे आप कोर्स का नाम भी डाल सकते हैं इस वेबसाइट पे। जैसे आपने डाला इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के लिए टॉप की यूनिवर्सिटीज कौन सी है वो आपको दिखेगी, आपको वहां देश का नाम पता चलेगा। आप फिर 4-5 यूनिवर्सिटीज के नाम निकाल लो, उनकी वेबसाइट पे जाओ, उनका रिक्वायरमेंट क्या है ये चेक कर लो। आप एक कागज में, अपने डायरी में, कहीं पे भी उसकी लिस्ट बना के रख लो। ये एक्सप्लोरेशन में आपका पहला काम है। आप यहां पहले पूरी तरह टटोल लो कौन सा देश, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा कोर्स आपको करना है, मास्टर्स हो या पीएचडी हो। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो वहां पर है दूसरा स्टेप प्रिपरेशन का। एक्सप्लोर के बाद आपको करना है प्रिपरेशन। अब आपको पता चल गया कि मुझे यूएस से, मुझे मान लीजिए मास्टर्स इन डेटा साइंस या मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, तो आप अगर पता कर लेते हो कि यूएस वाला मेरा कोर्स है, तो यूएस के लिए जनरली ज्यादातर जो प्रिपेयर आपको करना होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसका नाम है GRE। एक एग्जाम वो लगती है GRE। ये एग्जाम होती है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश दोनों आ जाते हैं। बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, उस डिटेल के लिए मैं आपको एक वेबसाइट भी बता दूंगा। आप अभी समझिए कि आपको तैयारी क्या करनी होती है, वो है GRE की एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, वो क्रैक करनी जरूरी होती है बहुत से यूनिवर्सिटीज में, बहुत से कोर्सेज के लिए, यूएस में अगर जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप यूएस छोड़ के बाकी देशों में जा रहे हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, तो आपको सिर्फ एक एग्जाम लगेगी, वो एग्जाम है IELTS।
इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये एग्जाम में आपको इंग्लिश के 4 पहलू है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ये चीजों की तैयारी होती है, उसके हिसाब से आपकी एग्जाम होती है, वहां पे आपको ठीक ठाक स्कोर लेना होता है। तो आप अगर यूएस छोड़ के बाकी किसी भी देश में जा रहे हो तो आपको कौन सी एग्जाम देनी है? IELTS। उसे हमेशा सही पढ़िएगा, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, नहीं तो बहुत लोग उसको यहाँ पे आईलेट्स बोलते हैं, बहुत लोग IELTS बोलते हैं। उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है IELTS, ठीक है। तो ये IELTS की एग्जाम यूएस छोड़ के बाकी सारे देशों के लिए। अच्छा, अब खास एक बात लेटेस्ट की मैं आपको बताना चाहूंगा, वो एक घिसे पीटे पुराने पीपीटी चलाने में कोई मतलब नहीं है। आपने सुना होगा अभी यूएस में बहुत से प्रॉब्लम चल रहे हैं, खास तौर पे जो एजुकेशन लेके वहां जॉब करना अगर चाह रहे हैं। तो जो लोग सिर्फ एजुकेशन लेने के लिए अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाना चाह रहे हैं और वापस आना चाह रहे हैं, उनके लिए ठीक है कि आप यूएस चूज करो। लेकिन जो चाहते हैं कि मैं वहां जॉब भी करूं, तो आपको बता दूं, इत्तिला कर दूं, आपको जानकारी भी होगी कि यूएस में जॉब के लिए काफी प्रॉब्लम जा रहे हैं। अभी हाल ही में वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी प्रोक्लेमेशन दिया है एक, कि अगर कोई यूएस कंपनी किसी भी इंडियन को अगर जॉब देती है तो उसे हर साल 100,000, इंटरनेशनली वैसा ही बोला जाता है, यहां पे हम 1 लाख बोलते, $1 लाख, यानी तकरीबन 80 लाख रुपीज, 88 लाख रुपीज सालाना गवर्नमेंट को उसको देना होगा। यानी आपकी सैलरी तो अलग से छोड़ो, सरकार को उसको फुकट में एक्स्ट्रा 88 लाख रुपए हर साल भरना होगा, एक बार नहीं। तो ऐसे में जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यूएस में। तो अगर आप जॉब के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं तो आपको बता दूं, यूएस थोड़ा कुछ साल आप अवॉइड करिए, और बहुत अपॉर्चुनिटीज है यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, और मेरा फेवरेट स्विट्जरलैंड। यहां पे भी आप सभी का भी फेवरेट होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप 7वें नंबर पे है वर्ल्ड पे वो, ठीक है। ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी है एक, आप चेक कर लेना। इसके अलावा मैंने बताया कुछ इंटरनेशनल अलग अलग कंसोर्टियम है, संस्थाएं हैं जिनके तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। और खास मैं एक नाम लेना चाहूंगा, मेरी फेवरेट, शायद वक्त मिला तो उसका इस्तेमाल मैं भी करूंगा भविष्य में, और आप सभी के लिए भी, जो 35 से ऊपर है या पीएचडी के लिए 40 से ऊपर है। एक जानकारी साथ में ये दे रहा हूं कि पीएचडी अगर आप करना चाह रहे हो तो आपकी एज लिमिट जो है वो 40 के अंदर होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए एज लिमिट है 35 स्कॉलरशिप मिलने के लिए, और मास्टर्स करने के लिए 35 के ऊपर जो हो गए, तो मास्टर्स के लिए अब कोई ऑप्शन नहीं बचा सरकारी स्कॉलरशिप का। तो एक सबसे अच्छी स्कॉलरशिप है, अगर दिखाई दे रही हो तो देख लीजिए वहां से, नहीं तो मैं बोलकर भी बता देता हूं, वो है शिवनिंग, CHE और बाद में इवनिंग, शाम वाला इवनिंग। शिवनिंग स्कॉलरशिप यूके की, यूके में मास्टर्स करने के लिए आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, बस थोड़ा सा एक होता है, थोड़ा आपको सोशल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करके वहां दिखानी पड़ती है, आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड अच्छा रखिए सामाजिक कार्य का। उसके अलावा और काफी स्कॉलरशिप है, जापान की है MEXT, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक है ना वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जापान का JSP, ADB JSP, ये एक स्कॉलरशिप है। इरास्मस मंडस, यूके, यूरोप, खासतौर पे यूरोप में पढ़ने के लिए इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है। 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स, जॉइंट मास्टर्स के लिए आपको स्कॉलरशिप देता है। उसके अलावा रोड स्कॉलरशिप है, ऑक्सफोर्ड के लिए मिलती है। शिवदासानी लेक्स स्कॉलरशिप है, इसमें लिस्ट में नाम है, अगर आपको कुछ यहाँ नहीं दिखाई देता हो, बाद में पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। मैं देखो खास स्कॉलरशिप आपको बता रहा हूँ, नॉस पे ध्यान दीजिए, राजश्री साहू महाराज शेड्यूल कास्ट वाले बच्चे, और ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का शेड्यूल ट्राइब्स का जो स्कॉलरशिप है वो, ओबीसी का स्कॉलरशिप महाराष्ट्र का, ये बहुत खास स्कॉलरशिप है। इसमें चांसेस बहुत होते हैं मिलने के, अगर एक साल तकलीफ गई तो दूसरे साल कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। बहुत लोग तो 3-3, 4 साल कोशिश करते हैं लेकिन मिल जाता है। उसके अलावा जो 35 के ऊपर एज लिमिट हुई है और मास्टर्स करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी है शिवनिंग, बाकी तो और बहुत सारे हैं लेकिन एक खास खास नाम ध्यान में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्राइटेरिया क्या क्या होता है उसके लिए। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, रैंकिंग जो है, आप जहां पे एडमिशन ले रहे हो, आप स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आपने टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ली हो। यानी आपका जो मेरिट लिस्ट लगता है ना स्कॉलरशिप देने का, वो आपकी यूनिवर्सिटी के रैंकिंग के आधार पे लगता है। मान लीजिए मेरा रैंकिंग अगर 4 है और मैडम का रैंकिंग अगर 5 है तो 4 वाले को मिल जाएगा, लेकिन मैडम का रैंकिंग अगर 3 है और मेरा 10 है और 2 लोगों में कॉम्पिटिशन है तो मैडम को पहले मिल जाएगा। जे विद्यार्थी आहेत, विद्यार्थी दशेत असताना त्यांना बऱ्याच गोष्टी माहिती नसतात। विद्यार्थी तर सोडाच, पण पालकांना सुद्धा त्या गोष्टी माहिती नसतात आणि त्यामुळे बरंच नुकसान होते। एक मुलगी आहे, तिचा क्लॅटमध्ये नंबर लागतो, क्लॅट थ्रू
NLU मध्ये, नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये, आणि ती त्या ठिकाणी प्रवेश घ्यायला जाते. तिला प्रवेशाकरता फक्त 2 दिवस दिले जातात, फक्त 2 दिवस. आणि ती त्या ठिकाणी प्रवेशाला जाते. प्रवेशाला गेल्यानंतर तिला 2,60,000 ची डिमांड करण्यात येते. आता महत्वाचा विषय असा आहे की ती मुलगी 2,60,000 भरण्यास असमर्थ आहे, कारण तिची आई ही भांडे घासायचं काम करते आणि बाबा मिस्त्रीचं काम करतात. पण तिचा क्लॅट थ्रू नंबर लागलेला, म्हणजे ती किती हुशार असेल, तिच्यामध्ये किती पोटेन्शियल असेल हे समजण्याचा आपण प्रयत्न करा. आणि महत्वाचं म्हणजे ती शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थिनी आहे, कारण तिने 11वी 12वी मध्ये शिष्यवृत्ती घेतलेली आहे. आता ती जेव्हा त्या ठिकाणी जाते आणि ती प्रवेश घेताना तिला डिमांड करण्यात येते, तर ती विचलित होते की आता कसं. आणि त्या पोरीला माहीत नसते, तिच्या फॅमिलीला माहीत नसते की हिचं एज्युकेशन आहे हे फ्री होते म्हणून. तर अशा वेळेस तिची आई याला त्याला फोन करते की मला पैशाची मदत करा, माझ्या पोरीचा त्या ठिकाणी नंबर लागलेला आहे. आणि ऑब्वियस आहे की NLU मधून, इथे कोणी असतील NLUचे तर त्यांना माहिती आहे, NLU मधून जो कोणी शिक्षण घेतो त्याचं जेव्हा ग्रॅज्युएशन कंप्लीट होते तेव्हा त्याच्यासमोर प्रायव्हेटमध्ये 50 लाखाचा पॅकेज असतो. जसं IIT आहे, IIM आहे, तसं NLU आहे. तर मग आता त्या मुलीनं शिकावं नाही का? प्रश्न आहे हा, समाजातील सर्वांना प्रश्न आहे. मग शिकावं तर कसं शिकावं? मग काय समाज तिला आर्थिक पाठबळ देईल का? ठीक आहे, जर समाज आर्थिक पाठबळ तिला देईल, पण तिच्यासारख्या असंख्य त्या ठिकाणी विद्यार्थिनी आहेत की ज्यांच्याकडे पैसा नाही आहे. मग अशा वेळेस काय? हा प्रश्न आमच्या समोर येतो. तर आपल्या माहितीस्तव कोणताही अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्ग हा जो विद्यार्थी एखाद्या महाविद्यालयात जेव्हा प्रवेश घेतो तेव्हा त्या प्रवेशाच्या वेळी त्या महाविद्यालयाने त्याच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये हा नियम आहे. त्याच्यामध्ये 100% SC ST ला माफ असतात आणि 50% हे OBCंना माफ असतात, लक्षात घ्या. तर जेव्हा तो प्रवेश घ्यायला जातो तेव्हा त्याच्याकडनं 1 रुपया आकारायचा नसतो, हा नियम आहे. आता काय झालं, ती मुलगी तिथे गेली, तिच्या आईने याला त्याला फोन केला, जमून जमून तिला 60,000 जमले. तर तोच फोन आमच्या रीताताईला आला, इथे बसलेत आमच्या डॉक्टर रीताताई बागडे. त्यांनी त्यांना सांत्वना दिल्या की तुम्हाला 1 पैसा लागणार नाही आणि तुमच्या मुलीची ऍडमिशन सुद्धा होणार, की तुम्ही निश्चिंत राहा. मग त्यावेळेस आम्ही आमची टीम घेऊन त्या NLU प्रशासनाला जाऊन भेटलो आणि त्यांच्या निदर्शनास आणलं की संबंधित विद्यार्थिनी ही शिष्यवृत्तीस पात्र आहे आणि शिष्यवृत्तीस पात्र असताना तुम्हाला हिच्याकडनं प्रवेश घेता वेळेस 1ही रुपया आकारायचा नाही. तर त्यांचं म्हणणं असं पडलं, नाही आम्हाला वरून आदेश आहेत. म्हटलं आदेश कोणाचे आहेत? प्रशासनाचे आदेश आहेत. मी म्हटलं दाखवा, तुम्ही कॉपी दाखवा. मोगम बोलण्यात अर्थ नाहीये, ते कॉपी दाखवण्यास असमर्थ होते कारण अशा प्रकारचे आदेशच नाही आहे. पण आम्ही आमच्याजवळ असलेले कागदपत्र त्यांच्या निदर्शनास आणले आणि त्यांना त्या ठिकाणी जाणीव करून दिली की तुम्ही जर शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थ्यांकडनं प्रवेश घेत्या वेळेस पैसा आकारत असणार तर तुमच्यावर कायदेशीर गुन्हा दाखल आम्ही करणार. आता हे आम्ही का बरं करू शकलो? त्याचं कारण आहे. त्याचं कारण असं आहे, कारण प्रत्येक विभाग, जर अनुसूचित जातीसाठी समाज कल्याण असेल तर आदिवासींसाठी एकात्मिक विकास विभाग आहे आणि त्याचबरोबर इतर मागासवर्गासाठी इतर मागासवर्ग विकास विभाग आहे. तर ह्या प्रत्येक विभागाच्या माध्यमातून त्या विद्यार्थ्याच्या वतीनं त्या महाविद्यालयाला पूर्ण शुल्क दिल्या जातात. काय शब्द वापरला मी? पूर्ण शुल्क दिल्या जातात, फक्त OBCचे 50% सोडून, लक्षात घ्या. तर मग ही विद्यार्थिनी जेव्हा त्या महाविद्यालयात जेव्हा प्रवेश घेत आहे तर तिच्याकडनं पैसा आकारणं एक प्रकारचा गुन्हा आहे. तर आम्ही ती बाब त्यांच्या निदर्शनास आणली आणि निदर्शनास आणल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या महाविद्यालय प्रशासनाने त्या विद्यार्थिनीकडून 1ही रुपया आकारला नाही. केवळ ती एक विद्यार्थिनी होती का? अशा असंख्य विद्यार्थिनी आहेत, अशा असंख्य विद्यार्थी आहेत की जे प्रवेश करता वेळेस पैसा भरत आहेत. मग आम्ही इथपर्यंत थांबलो नाही, महाराष्ट्राच्या नागपूरच्या NLU पर्यंत थांबलो नाही, तर आम्ही संपूर्ण भारत देशाला टार्गेट केला
आम्ही सोशल जस्टिस अँड एम्पॉवरमेंट मिनिस्ट्रीपासून तर सर्वांपर्यंत आम्ही पत्रव्यवहार केले की संबंधित जे अनुसूचित जाती जमाती आणि इतर मागासवर्गाचे जे विद्यार्थी आहेत, जेव्हा हे त्या प्रोफेशनल स्टडी करता जर NLU मध्ये प्रवेशित होत असतील तर त्या विद्यार्थ्याकडून पैसा आकारण्यात येत आहे आणि हा पैसा आकारणे हा पूर्णपणे अवैध आहे. तर NLU प्रशासनाने त्या ठिकाणी प्रत्येक NLUला म्हणजे 23 NLU ह्या भारत देशात आहेत, त्या प्रत्येक NLUला नोटीस इश्यू करावी आणि त्या विद्यार्थ्यांकडून पैसा आकारू नये ही बाब आम्ही त्यांच्याकडून करून घेतली आणि मुळात त्या फक्त एका विद्यार्थिनीचा फायदा नाही झाला तर असंख्य म्हणजे 1000च्या वर विद्यार्थिनीचा फायदा झाला. जवळपास करोडो रुपये विद्यार्थ्यांचे वाचले. मी हे यासाठी सांगितलं. आता नुकतंच एक रिसेंट उदाहरण सांगतो. मी जास्त बोलणार नाही कारण आता बराच वेळ झालेला आहे. आज आमचा विद्यार्थी जेव्हा प्रवेश घ्यायला जातो तर प्रवेश घेता वेळेस आम्ही काय करतो, पूर्णच्या पूर्ण शुल्क म्हणजे ते एक आम्हाला प्रॉस्पेक्ट देतात. प्रॉस्पेक्ट दिल्यानंतर आम्ही काय करतो, त्याच्यावर असलेले पूर्ण शुल्क भरतो, विशेषकर शिष्यवृत्तीस पात्र लोक. आम्ही हा कधी विचार न केली का की हे प्रॉस्पेक्ट महाविद्यालयाला बनवण्याचे अधिकार कोणी दिले? आम्ही विचारलंय का? ह्या प्रॉस्पेक्ट मध्ये जी काही अमाऊंट दिली गेलेली आहे ही महाविद्यालयाला ठरवण्याचे अधिकार त्या महाविद्यालयाला आहेत का? मुळात नाही. जे कोणते महाविद्यालय आहेत, जर तुम्ही नॉन प्रोफेशनल स्टडीमध्ये जर तुम्ही प्रवेश घेता आणि तुमच्या समोर जर ती प्रॉस्पेक्ट आणि त्या प्रॉस्पेक्ट मध्ये एक अमाऊंट लिहिलेली आहे आणि ती तुम्ही अमाऊंट पूर्ण भरता तर तुम्ही ही गोष्ट तुम्ही विचारली आहे का की ही जी अमाऊंट आहे ठरवण्याचे अधिकार तुम्हाला देण्यात आलेले आहेत का? मुळात नाही. हे ठरवण्याचे एकमेव अधिकार कोणाला आहेत? विद्यापीठाला आहेत, जर तुम्ही नॉन प्रोफेशनल स्टडीजचे विद्यार्थी असणार तर. म्हणजे विद्यापीठानं एक XYZ कॉलेज पकडू आपण इथलं कोणतंही नामांकित, त्या महाविद्यालयाची फीस त्या महाविद्यालयाने नाही ठरवलेली आहे, ते विद्यापीठाने त्याला ती फीस घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. जे विद्यापीठाने ठरवलेले आहेत तेच शुल्क आकारण्याचे अधिकार त्यांना आहे. विद्यापीठाने जर म्हटलं असेल BBA करता 35,000 आहे तर महाविद्यालयाने किती घ्यायचे? 35,000. बरोबर आहे ना? हे काय करतात, महाविद्यालय आपली मनमानी करत त्या 35,000चे 45,000 55,000 घेतात. आता पालकाला माहित असते का ही फीस 55? पालकाला वाटते की महाविद्यालयाची फीस आहे, पण मुळात महाविद्यालय ठरवत नाही. असाच प्रकार आता सध्या सगळीकडे सुरू आहे, सगळीकडे. आणि त्या संदर्भात आमच्या आतापर्यंत 3 हिअरिंग झाल्या. त्या 3 हिअरिंग मध्ये एक आम्ही प्रोफेशनल स्टडीचं कॉलेज आहे त्याला टार्गेटवर ठेवलं होतं. त्याने 1,23,500 ज्या प्रोफेशनल स्टडीची इंजिनिअरिंगची फीज होती त्याने 1,71,000 आकारले. आणि आम्ही तर शिष्यवृत्तीस पात्र विद्यार्थी आहो या ठिकाणी बसलेले. आम्हाला मुळात त्या ठिकाणी 1 रुपया भरायचा नव्हता. पण त्यांनी काय केलं की अदर चार्जेसच्या नावाने त्या विद्यार्थ्यांकडनं 45,000 किंवा ज्याला माहित नाही त्यांनी 1,70,000 भरले, जे की ते पैसे आम्हाला भरायचे नव्हते. आता 45,000 आम्ही भरले तर त्याचं बायफर्केशन काय? हे 45,000 घेण्याचा अधिकार त्या महाविद्यालयाला FRAने दिलाय जर तो प्रोफेशनल स्टडीचा आहे तर. कारण प्रोफेशनल स्टडीजची फीज हे फीज रेग्युलेटिंग अथॉरिटी ठरवते. नॉन प्रोफेशनल स्टडीची फीज ही विद्यापीठाचा विद्या विभाग ठरवते. हे आम्हाला माहित नसल्यामुळे काय होत आहे की पुरं त्या ठिकाणी पैसा भरत आहे. तर जेव्हा ही बाब आमच्या निदर्शनास आली आम्ही त्या प्रोफेशनल स्टडीच्या कॉलेजला आम्ही त्या ठिकाणी हिअरिंगवर पाचारण केलं की तुम्ही हे जे आकारलेले पैसे आहेत याची अथॉरिटी तुम्हाला फीज रेग्युलेटिंग अथॉरिटीनं दिलेली आहे का? म्हणजे अतिरिक्त तुम्ही जे शुल्क आकारताय. त्यांनी आम्हाला पहिलं मोगम उत्तर दिलं हो म्हणून. तुम्ही म्हटलं तुम्ही कागद दाखवा. कागद आमच्याकडे आहे. आम्ही RT ऍक्टिव्हिस्ट आहोत. आम्ही तुमच्यासमोर बोलण्या अगोदर आमच्याजवळ कागद असते तरच बोलतो आम्ही. ते कागद प्रोड्यूस करू नाही शकले कारण फीज रेग्युलेटिंग अथॉरिटीनं जेवढे शुल्क ठरवलेले आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त 1 रुपया, मी काय शब्द वापरला, 1 रुपया त्यांना आकारण्याचा अधिकार नाही. आणि ही अनभिज्ञता आपल्या सर्वांमध्ये असल्यामुळे आम्ही रोज करोडोने लुटल्या चाललोय. म्हणजे एक ताजं उदाहरण देतो की एक महाविद्यालय BSc करता 30,000 रुपये आपल्या पोराला प्रवेशित
म्हणजे प्रवेश शुल्क म्हणून आकारत आहे. आणि तेच 30,000 कोण देत आहे आमच्या वतीनं? समाज कल्याण विभाग, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग आणि इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभाग. आमच्या जे प्रमुख वक्त्यांनी तुम्हाला जे शैक्षणिक संदर्भात जे मार्गदर्शन केलं, मी सर्व नोटीस करतो की तुम्ही सुद्धा प्रत्येकाने जे टिप्स दिले ते आपण सुद्धा ते नोटीस केलेले असतील. आणि मित्रांनो, तुम्हाला हमी देतो, जसा हा कार्यक्रम आज लावलेला आहे, आम्ही वर्षातून 2दा हा कार्यक्रम आम्ही लाभणार आहोत. आणि विशेष म्हणजे तुम्हाला 1-2 सूचना द्यायच्या होत्या. एकतर आम्ही एक सदस्यता, आमची मानव अधिकार संरक्षण म्हणजे गेल्या 10-12 वर्षांनी काम करत आहे. तर ज्या कोणाला मानव अधिकार संरक्षण मंचचे जर तुम्हाला सदस्य बनायचे असेल तर त्यांनी कॉन्टॅक्ट ठेवलेला आहे, तिथं फॉर्म ठेवलेला आहे. तर त्या फॉर्मवर आपल्याला फिलअप करायचं पूर्णपणे, त्यात तुमची सर्व माहिती द्यायची आहे. आणि महिन्याच्या चौथ्या रविवारी माझा 1 दिवस दीक्षाभूमीला श्रमदान अभियान हा मी राबवित असतो. त्यामध्ये सुद्धा अनेक संघटना आमच्यामध्ये येतात, अनेक सण इन्क्लूड होतात, आम्हाला तन्मन धनाने सहकार्य सुद्धा करतात. शेषनजी भगत यांचे सुद्धा खूप खूप धन्यवाद की त्यांनी आपल्याला खूप अमूल्य मार्गदर्शन केलं. त्या प्रकारे खूप त्यांनी सुद्धा पद्धतीनं, म्हणजे मी अशी भावना मी नेहमी ऐकत असतो, पण ज्या पद्धतीने आज इकडे कॉन्फिडन्स जे बोलले तर मला आश्चर्य झालं. असे आमचे आशिषभाऊ मानव अधिकार संरक्षण मंच सचिव आशिषदादा फिजेल यांचे खूप 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 धन्यवाद, कारण की हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यावर त्यांचा मोठा पार्ट असतो.